मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज बात करते हैं चेदी वंश अर्थात महामेघवाहन वंश। अन्य बारे में भी बात करेंगे। चेदी वंश अर्थात महामेघवाहन वंश की स्थापना महामेघवाहन ने कलिंग में की थी। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। बस इतनी ही जानकारी मिलती है महामेघवाहन के वंश के बारे में कि इसने चेदी वंश अर्थात महामेघवाहन वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं कि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा महान शासक खारवेल था। खारवेल के बारे में कहा जाता है कि यह जैन धर्म का प्रबल समर्थक था। इसने मगध से जैन तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति को कलिंग लाया था। ठीक है। यह वही मूर्ति है जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक महापद्मनंद कलिंग से मगध ले गए थे। ठीक है। तो उस ऋषभ देव की मूर्ति को ये क्या करता है, मगध से वापस लाता है कलिंग में। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और इस जानकारी हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख, यानी खारवेल का एक अभिलेख है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है, जिस अभिलेख में हमें खारवेल के बारे में कई जानकारियां मिलती हैं जो एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें दो चीज़ों का उल्लेख बहुत अच्छे रूपों से मिलता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहली बात कि खारवेल एक तो जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, इसलिए इसने जैन के लोगों को गांव दे दिया था, जिसका उल्लेख इस खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में है। दूसरी बात कि इसने दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य को पराजित किया था। इसका भी उल्लेख इसके हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कई बार प्रश्न आता है कि हाथी गुफा अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है और खारवेल कलिंग का राजा है जो कि जैन धर्म का प्रबल समर्थक है और इसने ऋषभ देव की मूर्ति को मगध से कलिंग लाया था और इस मूर्ति को महापद्मनंद ने, नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग से कहाँ ले गए थे, मगध ले गए थे। तो ये रहा आपका चेदी वंश के बारे में। अब हम मौर्योत्तर काल के बारे में ये पढ़ लिए कि मौर्यों के बाद भारत पर 2 शासक शासन करते हैं, एक ऑलरेडी देसी शासक और दूसरा विदेशी शासक। तो विदेशी शासक जब भी भारत में शासन करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो बाहर से आकर भारत में आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके भारत में क्या करेंगे, राज करेंगे, अर्थात ये कहीं ना कहीं आक्रमणकारी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में क्या मौर्यों के बाद ही विदेशी आक्रमण हुए थे या मौर्यों के पहले भी विदेशी आक्रमण हुए थे। तो हमने पढ़ा था कि मौर्यों से पहले भी विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पहले फारसी शासक डेरियस अर्थात दारा प्रथम ने, फारसी शासक जो कि फारस आज वर्तमान में ईरान है, ठीक है, तो वहाँ का शासक था डेरियस प्रथम अर्थात दारा प्रथम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद यूनान के शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ये 2 जो शासक थे डेरियस और दारा प्रथम, डेरियस यानी दारा प्रथम तथा सिकंदर, ये दोनों मौर्यों से पहले भारत पर आक्रमण किए थे। जबकि मौर्यों से बाद मौर्योत्तर काल, जिसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, यानी मौर्यों से बाद भारत पर 4 शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। ये 4 शासक कौन कौन से हैं? तो पहला इंडो ग्रीक जिसे हम यवन कहते हैं, दूसरा शक, तीसरा पार्थियन और चौथा कुषाण। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंडो ग्रीक के बारे में। भारत पर जो इंडो ग्रीक आक्रमण किए थे ये सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग के समय में आक्रमण करते हैं
और पुष्यमित्र शुंग के समय जब ये आक्रमण करते हैं, इसकी जानकारी पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता से हमें मिलती है, जो कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन भारत पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के होते हैं वो यही इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन, जिसे हम यवन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, वास्तव में जो इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन है ये यूनानी होते हैं। यूनान से आकर ये बैक्टीरिया में बस जाते हैं, बैक्टीरिया जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं। प्राचीन काल में अफगानिस्तान को बल्ख, फिर बैक्टीरिया और वर्तमान में आज हम अफगानिस्तान कहते हैं। अर्थात जो इंडो ग्रीक थे यह कहाँ के निवासी थे, ये यूनान के निवासी थे और यूनान से आकर ये बैक्टीरिया अर्थात अफगानिस्तान में बस गए। और अफगानिस्तान में जब ये बसे तो ये दो वंशों के रूप में बसे। पहले वंश का नाम था डेमेट्रियस वंश और दूसरे वंश का नाम था यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हिंद यवन शासक हैं, जिसे हम यवन कहते हैं, ये अफगानिस्तान में दो वंशों के रूप में बसते हैं, जिन्हें डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइड्स वंश के नाम से जाना। आपको बता दूं कि डेमेट्रियस वंश का एक शासक होता है जिसका नाम है स्ट्रेटो सेकेंड। स्ट्रेटो सेकेंड ने सब क्या किया था, शीशे के सिक्के जारी किया था। जो डेमेट्रियस वंश का शासक है स्ट्रेटो सेकेंड यानी स्ट्रेटो द्वितीय, इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, वही शीशे यानी गिलास के सिक्के। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये सिक्के किस प्रकार का होगा। ठीक है, और इन्होंने ये प्रैक्टिकल रूप में जारी किया था। कहते हैं कि जो डेमेट्रियस वंश है अर्थात हिंद यवन वंश है, यह पहली बार सैनिक शासन, जिसे हम आजकल मिलिट्री शासन कहते हैं ना, मिलिट्री का प्रयोग कर देना, तो इन्होंने पहली बार मिलिट्री शासन का प्रयोग किया था। तो आपसे कई बार यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सबसे पहले या पहली बार मिलिट्री शासन का प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे कि हिंद यवन शासक डेमेट्रियस वंश ने सबसे पहले क्या किया था, सैनिक शासन का प्रयोग किया था। अब डेमेट्रियस वंश के जो शासक होते हैं वो क्या करते हैं कि 183 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण करते हैं और पंजाब के कुछ भाग को जीत लेते हैं। आपको याद है कि 183 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात इससे 2 साल पहले 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। अर्थात ये शुंग वंश के शासनकाल में भारत में आक्रमण करता है। अभी हमने पढ़ा कि पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता से हमें ये बात पता चलती है। जब ये भारत पर आक्रमण करते हैं और पंजाब के जब भागों को जीत लेते हैं, उसके बाद ये भारत में जब रहने लगते हैं तो ये एक उपाधि धारण करते हैं, जिस उपाधि का नाम होता है भारत राजा। अर्थात जो डेमेट्रियस वंश हैं वो भारत राजा नामक उपाधि धारण करते हैं। लेकिन डेमेट्रियस वंश के जो प्रथम शासक होते हैं वो पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग के पौत्र यानी बेटे का पुत्र वसुमित्र से हार जाते हैं। अर्थात जो डेमेट्रियस वंश के शासक होते हैं ये पुष्यमित्र शुंग और उनके पौत्र वसुमित्र से हार जाते हैं। इस कारण ये जो पंजाब का क्षेत्र है, यानी पंजाब जो भारतीय पंजाब है, वर्तमान में पाकिस्तानी पंजाब है, तो पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पे जगह होती है साकल अर्थात सियालकोट, उसी को ये लोग अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, यानी डेमेट्रियस वंश साकल अर्थात सियालकोट को अपनी क्या करते हैं, राजधानी बना लेते हैं। अब ये यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के जारी करते हैं। जो डेमेट्रियस वंश हैं वो क्या करते हैं, साकल यानी सियालकोट में, पंजाब के साकल अर्थात सियालकोट में अपनी राजधानी बनाकर वहीं पर यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के जारी करते हैं। अब डेमेट्रियस वंश का एक बहुत महान शासक होता है जिसका नाम होता है मिनांडर। आपने सुना होगा मिनांडर के बारे में। मिनांडर का जो शासनकाल होता है 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व। बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। अब मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन होते हैं। मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच कुछ वाद विवाद होता है। इस वाद विवाद को मिलिंद पन्नों में क्या इस वाद विवाद को मिलिंद पन्नों में वर्णित किया जाता है। ठीक है। अब कहा जाता है कि जो मिलिंद हैं, मिलिंद ने गुजरात के भड़ौच बाजार में बहुत सारे सिक्के चलाए थे। यानी जो मिलिंद अर्थात मीनांडर हैं, इन्होंने गुजरात के भड़ौच में के बाजार में बहुत सारे सिक्के चलाए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से हमें जानकारी मिलती है कि जो मिलिंद अर्थात मीनांडर हैं, ये गुजरात के भड़ौच बाजार में बहुत सारे सिक्के चलाते हैं। अब ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक के बारे में पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, तो कहा जाता है कि अभी तक पता ही नहीं चला है कि इसके लेखक कौन है, अर्थात इसके ऑप्शन में अज्ञात लेखक का नाम आता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है, इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात लेखक हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी? तो कहते हैं कि जो पेरिप्लस है इसका मतलब होता है नौ चालन चार्ट। जो नौ समुद्रों में जो जहाज चलती थी उनकी एक चार्ट को पेरिप्लस कहते हैं। और एरिथियन सी का मतलब हो गया लाल सागर। ठीक है। अर्थात लाल सागर में चलने वाली जो नौचालन थी उनके चार्ट को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी कहा जाता है। ठीक है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के जो लेखक हैं वो कौन है? एक अज्ञात लेखक हैं। ठीक है। अब कहा जाता है कि मीनांडर ने भी भारत पर दूसरा यवन आक्रमण किया था, लेकिन मीनांडर भी शुंग शासकों से हार गया। अर्थात जो ये डेमेट्रियस वंश थे ये भारत में शुंग शासकों से हारते गए। ठीक है। इनकी राजधानी साकल सियालकोट थी जो पंजाब में थी। तो मीनांडर के समय में जो साकल थी ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। क्लियर? अब डेमेट्रियस वंश के बाद यूक्रेटाइड्स वंश पे आते हैं। कहते हैं कि जब यूक्रेटाइड्स वंश ने देखा कि जो डेमेट्रियस वंश हैं उसके जितने भी शासक हैं जब भी भारत पर आक्रमण कर रहे हैं तो वो शुंगों के से हार जा रहे हैं, तो यूक्रेटाइड्स वंश को लगा कि अगर हम भी भारत पर आक्रमण करेंगे तो हम भी हार जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, भारत से मित्रों संबंध स्थापित कर लें। तो जो यूक्रेटाइड्स वंश था इन्होंने भारत से मित्रों संबंध स्थापित कर लिया और इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। ठीक है। अब यूक्रेटाइड वंश के एक शासक थे जो बहुत महान शासक थे जिनका नाम था एंटिओलकिड्स। ठीक है। एंटिओलकिड्स क्या करते हैं, अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग शासक, जो शुंग शासक हैं भागभद्र यानी भागवत के दरबार में भेजते हैं। ठीक है। अब आपको पता है मैंने जब शुंग शासक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो भागभद्र हैं यानी भागवत हैं ये 9वें शुंग शासक थे। अब जो एंटिओलकिड्स हैं ये क्या करते हैं, भागभद्र के समय यानी भागभद्र के पास विदिशा में गरुड़ स्तंभ भिजवाते हैं। यानी ये यूक्रेटाइड्स वंश के शासक एंटिओलकिड्स ने ही ये गरुड़ स्तंभ को भिजवाया था जिसे शुंग शासक भागभद्र ने विदिशा में स्थापित कराया था। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो गरुड़ स्तंभ है निम्न में से कहाँ पे है, तो विदिशा, ये कई बार ऑप्शन में आता है, इसको मैच कराने के लिए आता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि जो गरुड़ स्तंभ है वो विदिशा में और विदिशा एमपी में है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके बारे में, यूनानियों के बारे में। कहते हैं कि इस वंश का जो यूक्रेटाइड्स वंश है इस वंश का अंतिम शासक हेमियस था। ठीक है। अब यहाँ से खत्म। लेकिन अब भारत में जब यूनानी आए थे तो यूनानियों की क्या देन थी, इन्होंने क्या क्या चीज़ों को भारत में दे के गए। ठीक है। तो कहते हैं कि जो राजत्व का दैवी सिद्धांत है, जो राजा क्या करता है, दैवी सिद्धांतों का पालन करता है, इस प्रणाली को यूनानियों ने दिया। फिर जो मुद्राएं होती हैं, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि इत्यादि अंकित करने की जो परंपरा हमें मिली, ये परंपरा हमें यूनानियों से मिली। फिर हमें कालगणना, संवत का प्रयोग,
सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियों, कैलेंडर वर्ष इत्यादि का जो प्रयोग था, ये सारे के सारे हमें यूनानियों से मिले। फिर ज्योतिष कला का, जो ज्योतिष नहीं होते, कोई हाथ देखता है, कोई ग्रहों की दशा देखता है, अर्थात ज्योतिष कला का विकास भी इन यूनानियों की देन थी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय रंगमंच में यवनिका। यवनिका मतलब होता है पर्दा प्रथा, जो पर्दा लगाया जाता है। इस पर्दा प्रथा का शुभारंभ जो है रंगमंच में, यवनिका का शुभारंभ इन्हीं यूनानियों का देन है। तो ये हमारा हो गया हिंद यवन। अब हम बात करें शक की। तो शक थे कौन? तो कहते हैं कि जो सीरिया है, सीरिया के उत्तर में ये निवास करते थे, ठीक है, और भारत में बोलन दर्रे से प्रवेश किए। इन्हें सीथियन भी कहा जाता है, शक को सीथियन भी कहा जाता है। शक, स से शक, स से सीरिया, याद कर लीजिएगा, स से शक, स से सीरिया, स से सीथियन, ठीक है। और बोलन दर्रे से यानी सब, सब, ब से बोलन दर्रा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं जो शक हैं, ये इन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर भारत में कब्जा किया था। अब ये 5 क्षेत्रों में बसे थे। जरा इनके क्षेत्र की बात करें तो जब ये जो शक थे, ये जब आगे बढ़ते हैं तो ये आके अफगानिस्तान में बस जाते हैं। फिर ये यहाँ पे पाकिस्तान में तक्षशिला के पंजाब में बसते हैं। फिर ये भारत में प्रवेश करते हैं। पाकिस्तान में एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है बोलन दर्रा। ये बोलन दर्रा से भारत में प्रवेश करते हैं। तक्षशिला के बाद ये मथुरा में प्रवेश करते हैं। फिर ये पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन, यानी ये 5 क्षेत्रों में भारत के बसते हैं। यानी भारत के तो 4 क्षेत्रों में बसते हैं, एक क्षेत्र इनके अंतर्गत अफगानिस्तान कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये भारत के 4 क्षेत्रों में बसते हैं तो ये भारत के 4 क्षेत्रों में 2 शाखाओं के रूप में बस जाते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को क्षत्रप कहलवाते हैं, ठीक है। अब ये 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक शाखा का नाम होता है उत्तरी क्षत्रप और दूसरे शाखा का नाम होता है पश्चिमी क्षत्रप। अब उत्तरी क्षत्रप को भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक तक्षशिला जो पाकिस्तान वाला हिस्सा, एक मथुरा यूपी का हिस्सा। पश्चिमी क्षत्रप नासिक जो महाराष्ट्र वर्तमान में आ जाता है, एक उज्जैन जो आपका एमपी का क्षेत्र आ जाता है। इन क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, भारत के 2 क्षेत्रों में विभक्त हो जाते हैं, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। आपको याद करना पड़ेगा, उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा, पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके बस एक प्रश्न पे हम चर्चा करें। कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? गुप्तों ने, हिंद यवन ने, ईरानियों ने, शकों ने। तो शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। अब बात करते हैं कि तक्षशिला के जो शक, ठीक है, इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन तक्षशिला के बारे में जरूर पूछा जाता है। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में सिंधु व झेलम नदियों के बीच में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि ये किन नदियों के बीच में स्थित है तक्षशिला, तो आप याद कर लीजिएगा सिंधु और झेलम। कहते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, और इसके आचार्य चाणक्य भी रह चुके हैं। तक्षशिला के आचार्य कौन रह चुके हैं? चाणक्य रह चुके हैं। आखिर ये जो तक्षशिला है, ये तो नगर होगा ना, इस नगर की स्थापना किसने किया था? तो कहते हैं कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ का कौन शासक था, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। तक्षशिला का जो प्रथम शक शासक था उसका नाम मोगा अर्थात माउस था, ठीक है, और मोगा जिसे माउस भी नाम से जानते हैं, उसने यहाँ पर अनेक से सिक्के चलाए, अर्थात जब यहाँ पे वो रहेगा तो सिक्के तो चलाएगा ही, ठीक है। फिर कहते हैं कि यहाँ के कुछ अन्य शक शासक एजेज और एजेलिस थे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं कल आपसे मिलूँगा।